वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल संयुक्त अकाउंट्स अकेडमी। इस चैनल में अभी तक हम क्लास 12 को ही पढ़ा रहे थे। अब नया सेशन आ गया तो हम समझते क्लास 11 को भी चालू करना उचित होगा। तो चलिए आज क्लास 11 के बच्चों के लिए हम स्टार्ट करेंगे। हम लोग शुरू का स्टार्ट ही करेंगे जर्नल से। थ्योरी पोर्शन हम बाद में धीरे धीरे पढ़ाएंगे। पहले जर्नल से स्टार्ट करते हैं। जर्नल को कैसे क्या करना है, नहीं करना है, क्या बनाना है, एक मोटा मोटी ब्रीफ आइडिया आप लोग हम देते हैं। तो चलिए, तो आज हम लोग का टॉपिक होगा अकाउंटेंसी। ठीक है, हम लोग का टॉपिक होगा अकाउंटेंसी, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत पहले के समय में जब सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था तो उस टाइम लेन देन का माध्यम था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। आपके पास जो गुड्स है, दूसरे के पास जो गुड्स है, आप अपना एक्स्ट्रा गुड्स देके उसके एक्स्ट्रा गुड्स लेते थे। ऐसे ही पहले चलता था। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप करते गया, जनसंख्या बढ़ते गया, इसमें प्रॉब्लम होने लगा। क्या कि एक आदमी इतना सारा चीज़ अपने कर नहीं पाता है कि सारा चीज़ पूरा कर सके, तो उसको दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है। लेकिन दूसरे पर निर्भर करने से क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप सामान बदलने गए, वो आपको नहीं देता है, तो आपको सामान नहीं मिल पाएगा। तो इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होने लगा कि ऐसा दो आदमी मिल पाना ही बहुत मुश्किल था जो आपस में माल को बदल सके। दूसरा था मेजरमेंट। जब अभी केजी है, लीटर है, उस टाइम इसका कुछ था नहीं, तो मेजरमेंट का प्रॉब्लम था। ठीक है। तीसरा था आपको स्टोरिंग का, कि भाई अगर सामान से बदले सामान ले लिया, ज़्यादा सामान लिया, तो ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर पाइएगा, वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो इसके चलते धीरे धीरे बार्टर सिस्टम बंद हो गया। इसके जगह आ गया पैसा। पैसा दो, सामान लो। लेकिन पैसा भी एक ऐसा चीज़ होता है, हमेशा आदमी के पास एक सामान नहीं होता है। अगर मेरे पास आज पैसा है तो हम खरीद लिए, काल नहीं है तो हम क्या भूखे मर जाएंगे? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं कि हमको दे दो, हम तुमको कल दे देंगे या परसों दे देंगे। तो दैट मीन ये उधार का क्रिएशन हो गया। हम उधार ले लिए, क्रेडिट ले लिए। लेकिन आज आपसे हम ले और कल आपको पैसा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिसाब माथा में रह जाएगा। लेकिन अगर बार बार आपसे हम लेना देना करें, कभी कुछ ले रहे, कभी कुछ दे रहे, कभी कुछ ले रहे, कभी कुछ दे रहे, तो आपको एक हिसाब रखने की आवश्यकता होगी कि आपको हिसाब रखना है, नहीं तो हम गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है। तो वही जो हिसाब रखिएगा उसी को हम लोग अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। सीधा सीधी लैंग्वेज में वही मेरे लिए अकाउंट्स है कि जो हिसाब किताब हम रखेंगे। तो जब हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से थोड़ा सा इसका बेसिक से चलेंगे, मोटा मोटी, है ना। इसके बाद हम रेगुलर इसको बढ़ाते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको बेसिक में जब हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में, तो अकाउंटेंसी में देखिए दो साइड होता है ना। एक होता है बुक कीपिंग, एक क्या होता है, बुक कीपिंग, एक होता है अकाउंटेंसी। ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग is the system of recording business transaction। बुक कीपिंग क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है। ठीक है। इसके अंतर्गत बिजनेस का जो भी लेन देन होगा उसको हम लोग लिख के रखते हैं। ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ recording business transactions together with analysis, classification, summarization and interpretation। तो देखिए, बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिखते हैं। अकाउंट्स में क्या करते हैं, लिखने के साथ साथ उसके ऊपर विचार करते हैं, सब कारणों को जानते हैं, क्यों लिखे, किस लिखे, किस कारण से लिखे, कैसे हुआ, नहीं हुआ, डिटेल करते हैं। इसमें डिटेल नहीं करते हैं। इसको कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी लिख सकता है, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल पढ़ाई करना पड़ता है। इसका एरिया छोटा होता है, इसका एरिया क्या होता है, वाइड होता है, बड़ा होता है। ठीक है। इसमें आपको जर्नल लेजर तक सीमित हो जाता है। इसमें क्या होता है, पूरा अकाउंटिंग प्रॉफिट तक आपको जाना पड़ता है। तो आगे का बात है। अभी आप लोग क्लास 11 के बच्चे, हम ज़्यादा डेप्थ में चले जाएंगे तो आप लोगों का माथा खराब हो जाएगा। इसलिए मोटा मोटी हल्का फुल्का समझिए कि बुक कीपिंग क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है। अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के साथ साथ कारणों को जानते हैं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, डिटेल करते हैं। तो इसमें कम पढ़ा लिखा व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन इसमें कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं लिख सकता। इसके लिए स्पेशल पढ़ाई होता है जो हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अकाउंटेंसी जब हम पढ़ेंगे हमको जानना होगा इसमें काम क्या क्या होता है। पहला काम होता है आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको बिजनेस का ट्रांजैक्शन को जानना होगा कि कौन सा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, कौन सा
नहीं है। जैसे सपोज कीजिए, अदरवाइज नहीं, जैसे हम अपना घर पे पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्यूशन देते हैं, पढ़ाते हैं, मेरा काम ही यही है। तो पढ़ाने के बाद हम बच्चों से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। लेकिन वही पढ़ाई अगर आप अपना बेटी को पढ़ा ले या अपना बेटा को पढ़ा ले तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि इसके मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो बिजनेस में उसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो मॉनिटरी हो, जिसमें पैसा का आदान प्रदान हो। तो सबसे पहले जानना होगा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा है, आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा करना होगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा आपको होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखना। पहला हो गया पहचानना, दूसरा हो गया लिखना, तीसरा हो गया एनालिसिस। यहाँ एनालिसिस से क्या मतलब है, देखिए कोई भी लेन देन अगर हम करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, दैट इज एनालिसिस। नंबर 4 हो गया क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब बिजनेस कीजिएगा तो बहुत तरह का चीज़ आएगा, सेल होगा, परचेज होगा, खर्च होगा, खर्च में भी 10 तरह का खर्च है, इनकम में भी कुछ इनकम अलग अलग होता है। तो क्या करना है कि इनकम का अलग अलग ग्रुप बना देना, ठीक है, खर्च का अलग अलग ग्रुप बना देना, सेल का अलग ग्रुप बनाना, परचेज का अलग ग्रुप बनाना, सबको अलग अलग ग्रुप में बांट देना, दैट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5वां हो गया समराइजेशन। समराइजेशन क्या होता है, जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक आप लोग पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक को कोई भी चैप्टर पढ़ते हुएगा तो उसके नीचे देखिएगा समरी दिया रहता है ना। समरी देने का पर्पस क्या है कि उतना बड़ा चीज़ अगर हम याद नहीं रख सकते हैं तो छोटा सा लिस्ट पढ़ने से भी हमको याद रहेगा कि उसमें मैटर क्या क्या था। उसी तरह जब अकाउंट्स बनाते हैं, साल भर में बहुत बड़ा अकाउंट, बहुत सारा कॉपी बन जाता है, तो उसका छोटा सा संक्षिप्त सार निकालना पड़ता है, दैट इज समराइजेशन। और 6ठा होता है इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं साल भर, तो साल भर बिजनेस किए, या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो उसको निकाल के प्रस्तुत करना इंटरप्रिटेशन, उसको बोलते प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो ये तो हम लोग ये समझे। अब देखिए यहाँ हम लोग समझेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 तरह का होता है ना, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखिए कैश ट्रांजेक्शन मतलब नगद, क्रेडिट मतलब हो गया उधार। तो जब हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में 2 तरह का ट्रांजेक्शन होगा, एक होगा कैश, एक होगा क्रेडिट। तो चाहे लेन देन नगद का हो चाहे उधार का हो, उसको लिखना बहुत जरूरी है। अब आप लोगों में सवाल होगा कि सर अगर हम नगद बेच दिए, पैसा मिल ही गया, तो लिखने से क्या फायदा है, हिसाब तो नहीं रखना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने ये पेन है, इस तरह का 1000 पेन हम 25,000 रुपये में मंगाए बाहर से, आज को अपने यहाँ सारा पेन को हम लोग 30,000 में बेच दिए, तो कितना प्रॉफिट दिखता है, 5,000। लेकिन वास्तव में 5,000 प्रॉफिट हुआ नहीं। आप माल मंगाए, गए लाने के लिए, माल लेके आए, उसका भाड़ा लगा। आप जिस दुकान में बिजनेस करते हैं उस दुकान का रेंट लगता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, उसके अंदर में अगर स्टाफ काम कर रहा है तो उसका सैलरी लगता है, 2-4 पेन 10 पेन टूट फूट जाता है। तो ये सारा चीज़ हिसाब करने के बाद ही आप अपना एक्चुअल प्रॉफिट जान पाइएगा। तो जब तक ये सारा चीज़ आप हिसाब नहीं कीजिएगा तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। तो इतना चीज़ बिजनेस का खर्चा माथा में रखना संभव नहीं है, या इनकम संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं। तो ठीक है, तो चाहे ट्रांजेक्शन कैश का हो चाहे क्रेडिट का हो, इसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे देयर आर 2 सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखने का 2 सिस्टम होता है ना, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। ये 2 सिस्टम होता है। पहला हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको हम लिखते हैं इट्स एन इम्प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखने का एक इम्प्रॉपर सिस्टम है। बोलिएगा सर इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि इसमें एक राफ बुक और एक कैश बुक मेंटेन किया जाता है, जिसके माध्यम से लिखा गया जाता है। ठीक है, तो सारा एंट्रीज एक ही बुक पे रहता है। ठीक, किसी कारण से अगर वो बुक लॉस्ट हो जाए तो सारा हिसाब गया, या उस जो हम लोग जिस प्रकार से लिखते हैं उसमें एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जनरली इट्स यूज्ड इन स्मॉल बिजनेस।
इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, छोटा बिजनेस में, ठीक है। दूसरा हो गया डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, इट्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखने का प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम मीडियम एंड लार्ज स्केल बिजनेस अकाउंट्स आर मेंटेन। इसमें क्या करते हैं, मध्यम या बड़े आकार का बिजनेस का लेखा करते हैं। इसमें क्या होता है कि सब चीज़ का अलग अलग आपको हिसाब रखा जाता है, सेल कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, अलग अलग कॉपी मेंटेन किया जाता है। ये थोड़ा खर्चीला है, ये सस्ता सुविधा सिस्टम है। तो इसलिए क्या होता है कि छोटा बिजनेस में प्रॉफिट का मात्रा कम होता है, इसलिए उसको सिंगल एंट्री से हम लोग मेंटेन करते हैं। बड़ा बिजनेस में ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग डबल एंट्री सिस्टम से चलते हैं। देखिए, इट हैज़ टू साइड। डबल एंट्री में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रत्येक लेन देन का दो साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। जब तक अकाउंट्स पढ़िएगा तब तक ये डेबिट क्रेडिट चलता रहेगा, इसका बिना अकाउंट्स नहीं होता है। तो देखिए, डेबिट का मतलब होता है ड्यू फॉर दैट, पाने के लिए, और क्रेडिट हो गया ड्यू टू दैट, देने के लिए। देखिए, जर्नल करने का क्या है ना, चाहते तो हम लोग डायरेक्ट भी रूल लिख के जर्नल कर सकते हैं, लेकिन वैसा सीखने से मजा नहीं आएगा आप लोगों को, भविष्य में प्रॉब्लम होगा। इसलिए डिटेल में जाइए, जैसे समझा रहे समझिए। जितने ही बच्चे देखते हैं, नया चैनल है, बहुत कम बच्चा देखता है, लेकिन जो ही बच्चा देखिएगा आपको फायदा ही होगा, ठीक है। तो चलिए उस साइड सब मिटा के फिर लिखते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या समझे कि डबल एंट्री सिस्टम में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। जब तक अकाउंट्स पढ़िएगा तब तक डेबिट क्रेडिट चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। प्रत्येक लेन देन का दो साइड होता है। तो देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइमरी एलिमेंट टू स्टार्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ऐसा कुछ चीज़ है जिसको पढ़े बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते। जैसे नर्सरी या केजी में एडमिशन लेते हैं तो घर से क्या पढ़ते हैं, ABCD, अ क ख 1 2 सब बच्चा लोग पढ़ के जाता है, क्योंकि क्लास में ABCD तो पढ़ाता नहीं है, ठीक है। उसी तरह अकाउंट्स में कुछ ऐसा चीज़ है जिसको पढ़े बिना हम लोग आगे जा नहीं सकते, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एलिमेंट ऑफ टू स्टार्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आता है जर्नल, दूसरा आता है लेजर, तीसरा होता है ट्रायल बैलेंस, और चौथा होता है फाइनल अकाउंट। ये चारों जब तक हम नहीं सीखेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर जर्नल हम नहीं बनाएंगे तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएगा तो फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। तो ठीक है, ये चारों जब बन के तैयार होता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीट सेट ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स। यदि कोई आप लोग से पूछेगा कि कॉम्प्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स क्या है, तो बोलना होगा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर कॉम्प्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स। इसका देखिए, सबसे पहले क्या आता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसको हम लोग बदल देते हैं जर्नल में। किससे बदलते हैं, जर्नल में। जर्नल को बदलते लेजर में, लेजर को बदलते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस को बदल देते हैं फाइनल अकाउंट में, ठीक है। ये चारों बदल गए। तो ये जो हम बनाए इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अकाउंटिंग साइकिल। तो यदि आप लोग से कोई पूछेगा कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है, तो बोलना बिजनेस ट्रांजेक्शन कन्वर्टेड इनटू जर्नल, जर्नल कन्वर्टेड इनटू लेजर, लेजर कन्वर्टेड इनटू ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस कन्वर्टेड इनटू फाइनल अकाउंट। ये गोल घूम गया, इसके लिए बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अब इस साइड बिठा के देखिए, सबसे पहले लोग क्या जानना होगा कि जर्नल क्या है। सर जो जर्नल बोल रहे हैं, जर्नल क्या है, ठीक है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखते रहिए, देखते रहिए, कॉपी में इसको नोट करते रहिएगा तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखिए, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे जर्नल। जर्नल देखिए, आप लोग डायरी देख लीजिएगा, डायरी देखते हैं ना, डायरी में और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है कि डायरी में रहता है डेट दिया रहता है, मंथ दिया रहता है, डेज दिया रहता है,
दिया जाता है ना। तो डायरी का यूज़ क्या है, हम लोग तो कुछ भी लिख देते हैं डायरी में, नहीं ऐसा नहीं। डायरी में क्या है कि जिस दिन जो काम किए, जैसे 1 जनवरी को जो काम किए 1 जनवरी को लिखना है, 2 जनवरी को जो काम किए 2 जनवरी को लिखना है, 3 जनवरी को जो काम किए 3 जनवरी को लिखना है। मतलब डेज वाइज एंट्री, डेट वाइज एंट्री, दैट इज डायरी। जिस डेज में जिस डेट में जो काम किए उसको उसी दिन लिखना है डायरी का काम। तो जर्नल को भी हम लोग मोटा मोटी बिजनेस का डायरी समझ सकते हैं। बिजनेस के प्रत्येक लेन देन को उसके समय एवं डेट के वाइज लिखना, तिथि के वाइज लिखना क्या बोलते हैं, जर्नल। तो जर्नल इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल और सीरियल ऑर्डर। व्यापार के प्रत्येक लेन देन को उसके समय एवं तिथि के अनुसार लिखना क्या है, जर्नल है, ठीक है। तो जर्नल इज द सिस्टम of recording business transactions in chronological और सीरियल ऑर्डर। देखिए ज़्यादा घुमावदार डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं, इसको कंफ्यूज कीजिएगा। सीधा समझिए कि जैसे आज सुबह 8 बजे हम दुकान खोले, रात को 8 बजे हम दुकान बंद किए। तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो जो व्यापार का काम किए, व्यापार में जो जो काम हम किए उसको लिखना जर्नल है। ऐसा नहीं कि कोई दोस्त आ गया मेरे साथ बैठ गया, चाय वाय पिए, गप अप किए तो उसको भी लिख देना, वो मेरा बिजनेस का काम नहीं है। तो बिजनेस में जो जो काम हम करेंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक उसको लिखते जाना क्या है, जर्नल है। समझ में आ गया कि जर्नल इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्यापार के प्रत्येक लेन देन को उसके समय एवं तिथि के अनुसार लिखना क्या है, जर्नल, ठीक है। अब देखिए फॉर द पर्पस ऑफ जर्नल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन फॉलोइंग टू। देखिए जर्नल की सुविधा के लिए अकाउंट्स को लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट क्या, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खाता है ना, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं लोग व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट क्या है, नेम ऑफ द पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन considered as पर्सनल अकाउंट। जिससे हमें किसी व्यक्ति अथवा संस्था के नाम का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। जैसे हम लिखे राम्स अकाउंट, तो राम कौन है, व्यक्ति है। हम लिखे मोहन्स अकाउंट, मोहन कौन है, व्यक्ति है। हम लिखे स्कूल अकाउंट, स्कूल क्या संस्था है, ठीक है। हम लिखे बैंक अकाउंट, बैंक क्या संस्था है। तो जिससे हमें किसी व्यक्ति अथवा संस्था के नाम का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट में 3 डिवीजन होता है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, जैसे नाम वगैरह रहता है उसको, है ना। दूसरा होता है आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधि पर्सनल अकाउंट। और तीसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का 3 ग्रुप होता है ना, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह का ग्रुप होता है। इसका एक रूल होता है। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, इसका ये रूल होता है, ठीक है। इसका हम लोग आएंगे इम्पर्सनल अकाउंट में। तो हम पर्सनल अकाउंट में क्या बताया कि नेम ऑफ द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर एज पर्सनल अकाउंट। जिससे हम किसी व्यक्ति अथवा संस्था के नाम का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। इसका हम लोग आएंगे इम्पर्सनल अकाउंट में। दूसरा नंबर हम क्या लिखे थे, इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए एक्सेप्ट नेम ऑफ द पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन all used in business considered as impersonal account। व्यक्ति और संस्था छोड़ के बाकी जो भी आपको नजर आएगा क्या आ जाएगा, इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे हम बता रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखे
बिल्डिंग, तो क्या बिल्डिंग किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं ना। कार किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं। फिर रेंट अकाउंट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो इस तरह का चीज को हम बोले इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इम्पर्सनल अकाउंट का दो भाग होता है, इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इन फॉलोइंग टू। इम्पर्सनल अकाउंट को दो भाग में बांटते हैं, एक हो गया रियल अकाउंट, एक हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो पहला हो गया रियल अकाउंट। ठीक है, रियल मतलब क्या होगा? रियल मतलब हो गया वास्तव, जो हम देख सकते हैं, जो समझ सकते ही वास्तव है। हम बोलेंगे देखिए ये पेन है, तो आप लोगों को समझ में आएगा पेन है। हम बोलेंगे इसका दाम 30 रुपया, आप लोग बोलेगा नहीं सर 25 रुपया मिलता है। यही अंतर होगा ना, समझ में आपको भी आ रहा है पेन है, हमको भी समझ में आ रहा है पेन है। तो व्यापार में प्रयोग होने वाले वे सभी संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पैसे से दाम लगा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए ऑल द एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस which can be seen, can be felt and can be measured in term of money, considered एज रियल अकाउंट। व्यापार में प्रयोग होने वाले वे सभी संपत्ति जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और पैसा से दाम लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे हम लिखे बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग क्या है? एक संपत्ति है, इसको आप लोग देख सकते हैं। दूसरा मान लिखते हैं कार अकाउंट, कार को भी देख सकते हैं। तीसरा लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, दाम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है? डेबिट what comes in and credit what goes out। जो मेरे पास आया वो डेबिट और जो मेरे पास से चला गया वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सपोज कीजिए पेन मेरे पास है, अब ये पेन हम किसी व्यक्ति को 20 रुपये में बेच दें तो मेरे पास क्या आएगा? 20 रुपया आएगा, कैश आएगा, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। अब मेरे हाथ से क्या चला जाएगा? पेन, तो पेन हो जाएगा क्रेडिट। मतलब जो आया उसको डेबिट में लिखिए, जो चला गया उसको क्रेडिट में लिखिए। ठीक है, इसके बाद आपको आता है नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद आता है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब हो गया आय व्यय खाता। ठीक है, व्यापार जब कीजिएगा तो बिजनेस में बहुत सारा खर्चा होता है। सॉरी कट गया ना। नॉमिनल अकाउंट देखिए, बिजनेस में बहुत सारा खर्चा होता है, इनकम होता है, जिसको हम लोग पैसा से पेमेंट करते हैं या प्राप्त करते हैं, लेकिन आँख से देख नहीं सकते। बोले सर कैसे ऐसा हो सकता है? जैसे मानिए हम किसी मकान में रहते हैं, उसका 5,000 रुपया किराया देते हैं। ठीक है, तो किराया कैसे देते हैं? पैसा से देते हैं ना, कोई टोकरी में नहीं देते या कोई झोला में नहीं देते, कि उसका कोई बॉडी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक नाम है खर्चा का जिसको हम पेमेंट करते हैं कैश में। तो बिजनेस का सारा खर्चा, इनकम जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और पेमेंट आपको कैश में होता है या रिसीव कैश में होता है, उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स of the business which have no physical existence but can be measured, can be paid or received in cash, in money, considered as nominal account। उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जैसे हो गया रेंट, वेजेस मतलब मजदूरी, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ये सब चीज को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो इसका भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and credit all incomes and profits।
देखिए डेबिट में क्या करना है, सारा खर्चा लॉस को लिखना है, क्रेडिट में सब प्रॉफिट और इनकम को लिखना है। तो हम ये 3 चीज़ बताया, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल का तो रियल और नॉमिनल। तो देखिए जब भी किसी से बात कीजिएगा तो आदमी क्या पूछता है, गोल्डन रूल क्या है, अकाउंट्स का गोल्डन रूल बताओ, तो कंफ्यूज नहीं करना है। गोल्डन रूल में क्या बोलना है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। ये मॉडर्न अप्रोच नहीं है, ये पहले के समय से चलते आ रहा है, जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग सीखे। आप हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे कि मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है। इसके बाद हम आज क्लास को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो जर्नल करने का तरीकों को हम लोग बताएंगे और आराम से उसमें सीखेंगे किस तरह से हम लोग जर्नल कर सकते हैं। यहाँ जर्नल बना के हम दिखाएंगे आप लोग को एक एक सेट के ऊपर। तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा और सीखिएगा। जो लोग भी देखते हैं उन लोग को बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं देखिएगा, जरूर से पढ़िएगा, सीखिएगा। देखिए अकाउंट्स का यूज़ कहाँ होता है, बिजनेस में। अकाउंट्स का यूज़ कहाँ होता है, बिजनेस में। बिजनेस क्या है, घर से पैसा लगाकर कोई लीगल काम करना जिसमें हम प्रॉफिट कमा सके और मेरा परिवार चल जाए, मेरा भरण पोषण हो जाए, वही बिजनेस है। मानो हम घर से 5 लाख रुपया लगाएं, एक राशन दुकान खोल के बैठ गए, तो माल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये बिजनेस होगा। लेकिन हम घर से 5 लाख रुपया लगाए, बंदूक खरीद ले और आदमी को छीनने लगे, डकैती करने लगे, तो क्या बिजनेस होगा? नहीं ना। बिजनेस मस्ट बी लीगल एंड रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स सोसाइटी। बिजनेस लीगल होना चाहिए और सामाजिक दायित्व उसका होना चाहिए। दूसरी बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों हमेशा क्या होता है, अलग होता है। अकाउंट्स के नजरिए में सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, क्या बोलते हैं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होता है। जैसे अब हम लोग कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो बोलते चलो आज बिग बाजार चलेंगे, बोलते हैं ना, तो बिग बाजार मालिक का नाम नहीं है, बिग बाजार दुकान का नाम है। हम लोग तो मालिक का नाम नहीं लेते। चाहे पहले किशोर बियानी जी थे तो उसका नहीं बोलते किशोर बियानी जी की दुकान में जाएंगे, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। क्या बोलते, बिग बाजार जाएंगे या चलो रिलायंस में जाएंगे, ऐसा नहीं बोलते मुकेश अंबानी की दुकान में जाएंगे, ऐसा नहीं बोलते है ना। हम लोग किसका नाम पढ़ते हैं, बिजनेस का। तो अकाउंट्स को भी किससे मतलब होता है, बिजनेस का। यहाँ जो भी काम हम लोग करेंगे इन फेवर ऑफ बिजनेस, तो हम लोग शुरू ही माथा में बैठा लेना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होता है। तो देखिए जब बिजनेस कीजिएगा तो बिजनेस का 2 साइड बनेगा, एक बनेगा लाइबिलिटी और एक बनता है एसेट, संपत्ति। देखिए लाइबिलिटी क्या है, सीधा सीधी समझिए, सरल भाषा में जो हमको दूसरे को लौटाना है या चुकाना है, वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। जैसे आपसे हम 5,000 रुपये उधार ले लिए, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चुकाना पड़ेगा ना। तो हर वो चीज़ जो दूसरे को लौटाना पड़ता है या चुकाना पड़ता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी। तो देखिए ऑल दोज व्हिच आर refundable or repayable to others known as liability। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लाइबिलिटी बोलते हैं, दायित्व। लाइबिलिटी का हिंदी क्या होता है, दायित्व। देखिए सबसे बड़ा दायित्व होता है कैपिटल, पूंजी, बिजनेस के लिए, ठीक है। दूसरा हो गया लोन, ऋण, और तीसरा हो गया क्रेडिटर। तो आप लोगों को मन में सवाल उठेगा क्रेडिटर क्या, तब लिखेंगे अभी। देखिए कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल देता है ना। तो बिजनेस के माथा में एक लाइबिलिटी हो गया कि समय से इसको हमको लौटाना पड़ सकता है या इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, इसलिए बिजनेस के में कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। एसेट्स क्या है, देखिए ऑल दोज व्हिच आर सोर्सेज ऑफ इनकम, जो कि मेरा आय का जरिया है, एंड व्हिच कैन give benefit in future or which can be converted into cash in future known as asset। देखिए हम क्या लिखे कि देखिए हर वो चीज जिससे व्यापार को आय प्राप्त हो सकता है या व्यापार को जिससे भविष्य में लाभ हो सकता है या व्यापार जिसको भविष्य में बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेट। जैसे मानिए मेरा मकान है,
अगर मकान को हम किराए में लगा देते हैं तो क्या होगा, हर मंथ में हमको इनकम आएगा, दैट इज सोर्सेज ऑफ इनकम हो गया। या अगर हम अपना जगह बदलना चाहते हैं, कहीं और जगह बसना चाहते हैं, तो मकान को क्या करेंगे, सेल आउट कर देंगे, तो भी मेरे पास पैसा आ जाएगा। उसी तरह मनी मेरा कार है, अभी हम चल रहे हैं, जिस दिन हमको मन करेगा उस दिन हम बेच देंगे, तो क्या होगा, पैसा आ जाएगा ना। तो हर वो चीज़ जो हमको भविष्य में इनकम दे सकता है या जिसको भविष्य में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एसेट्स। और हर वो चीज़ जो दूसरे को लौटाना है उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। देखिए सबसे अच्छा एसेट किसको माना गया है, सबसे अच्छा एसेट होता है कैश, दूसरा होता है बैंक बैलेंस, अगर बैंक में आपका पैसा है तो ये भी आपके लिए क्या है, एसेट है। तीसरा होता है लैंड, जमीन, ये भी एसेट होता है। चौथा होता है बिल्डिंग, मकान, ये भी एसेट है। पांचवा आपका होता है मशीनरी, देखिएगा फैक्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन लगा रहता है, वो सब फैक्ट्री का है, एसेट है। छठा होता है फर्नीचर, कोई दुकान में जाएगा कुछ ना कुछ फर्नीचर रहता ही है। और सेवेंथ हो गया डेटर्स। तो देखिए दो टर्म्स हम लिखे, एक क्रेडिटर्स, एक हुआ डेटर्स। अब हमको जानना होगा ये डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है। देखिए डेटर्स मतलब जिसको हम उधार दिए हैं, जिस आदमी को हम उधार देंगे उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स, ठीक है। तो देखिए अमाउंट ड्यू फ्रॉम द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन नोन एज डेटर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जिस व्यक्ति से या संस्था से बिजनेस पैसा पाता है उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू द पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन known as debtors for the business। इट्स एन एसेट। तो हम क्या बोले कि हर वो व्यक्ति जिससे बिजनेस पैसा पाता है उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स, ठीक है। और दूसरा हो गया क्रेडिटर्स। देखिए जब हम बिजनेस करने जाएंगे तो सिर्फ उधार देते नहीं, उधार लेना भी पड़ता है। तो बिजनेस जिससे उधार लेता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। जिसको देता है उसको डेटर्स और जिससे लेता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम द पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नोन एज क्रेडिटर्स फॉर द बिजनेस। जिससे जो बिजनेस से पैसा पाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। और गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नोन एज क्रेडिटर्स फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो दो चीज समझाएं, लाइबिलिटी, एसेट। लाइबिलिटी क्या है, जो हमको दूसरे को लौटाना है, लाइबिलिटी। आज जो मेरा इनकम का सोर्स है या जो भविष्य में बेच के हम कैश ला सकते हैं वही मेरे लिए एसेट हो गया, सीधा सीधी भाषा में। आप देखिए रूल्स फॉर जर्नल, अब इसी को हम लोग जर्नल का रूल लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, इस मेथड को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 4 सेट सीखेंगे। सेट 1 देखिए यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट, एसेट घटने पर क्या होता है, क्रेडिट। ये हो गया सेट 1। सेट 2 देखिए इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। देखिए एसेट बढ़ने पर क्या होता है डेबिट, घटने पर क्या होता है क्रेडिट। लाइबिलिटी में उल्टा, अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो क्या होगा क्रेडिट और घट जाए तो क्या होगा डेबिट, ठीक है। सेट 3 ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। जितना खर्चा लॉस होगा सब डेबिट, जितना इनकम और प्रॉफिट होगा सब क्रेडिट। और सेट 4 लास्ट सेट
इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल, डेबिट। कैपिटल घट जाए तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ये 4 सेट हम लोग को याद रखना है, इसी पे हम लोग जर्नल करेंगे। इसको हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। क्या बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को ही खत्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जिस दिन हम 11 का वीडियो डालेंगे उस दिन इसी 4 सेट को हम लोग समझाएंगे कि किस तरह से इस 4 सेट को हम लोग जर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रियल, नॉमिनल, पर्सनल के थ्रू भी जर्नल होता है, लेकिन उसमें हर एक के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन रियल अकाउंट है, कौन पर्सनल है, कौन नॉमिनल। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें प्लेन है, इसमें हम लोग आराम से जर्नल को सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम जब आएंगे तो थ्रू आउट हम लोग को जर्नल समझाएंगे, एक एक बारीक चीज़ समझा देंगे। जैसे अभी हम डिटेल में समझाएं उसी तरह बारीकी से समझाएंगे। आप लोग बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।